नमस्कार, एएमवी नेटवर्क देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं बबीता। लोकसभा चुनाव में छठे चरण का मतदान जारी है। आज 8 राज्यों के 58 लोकसभा सीटों पर मतदान हो रहा है। छठे दौर में 3 केंद्रीय मंत्रियों धर्मेंद्र प्रधान, कृष्णपाल सिंह गुर्जर और राव इंद्रजीत सिंह की किस्मत का फैसला होने वाला है। झारखंड की अगर बात की जाए तो यहां 4 सीटों पर मतदान होगा, जिसमें रांची, धनबाद, जमशेदपुर और गिरिडीह शामिल है। तो वहीं यूपी की 14 सीटों पर मतदान भी हो रही है, जिसमें सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, फूलपुर, इलाहाबाद, अंबेडकर नगर, श्रावस्ती और डुमरियागंज, बस्ती, संत कबीर नगर, लालगंज, आजमगढ़, जौनपुर, मछली शहर और भदोही लोकसभा सीट शामिल है। तो वहीं सुल्तानपुर में बीजेपी ने मेनका गांधी को, तो सपा ने राम बुआल निषाद को प्रत्याशी बनाया है। इलाहाबाद में बीजेपी ने नीरज त्रिपाठी को, तो इंडिया गठबंधन ने उज्जवल रमण सिंह को चुनावी मैदान में उतारा है। आजमगढ़ में बीजेपी सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ का मुकाबला अखिलेश यादव के चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव से होने वाला है। इसमें सबसे ज्यादा जो चर्चित लोकसभा सीट की अगर बात की जाए तो वो उत्तर पूर्व दिल्ली है, जिस पर बीजेपी की तरफ से मनोज तिवारी पर भरोसा जताया गया एक बार फिर से। तो कांग्रेस की तरफ से कन्हैया कुमार ताल ठोकते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं पूर्वी दिल्ली से बीजेपी के हर्ष मल्होत्रा, आप से कुलदीप कुमार आमने सामने है। दक्षिणी दिल्ली की अगर बात की जाए तो यहां से इस लोकसभा सीट पर बीजेपी ने रामवीर सिंह भिदोड़ी और आप ने सही राम पहलवान को चुनावी मैदान में उतारा है। वहीं इस बार सबकी जो निगाहें हैं वो नई दिल्ली सीट पर भी बनी हुई है, जिसमें बीजेपी ने बांसुरी स्वराज और आप ने सोमनाथ भारती को चुनावी मैदान में उतारा है। तो यानी कि इस बार का जो मुकाबला है वो काफी दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि इस बार जिस तरह से प्रत्याशी उतारे गए हैं, चाहे वो बीजेपी की तरफ से हो चाहे वो विपक्ष की तरफ से हो, काफी सोच समझकर इस बार प्रत्याशियों को चुना गया है। सपा ने भी इस बार काफी सोच समझकर अपने प्रत्याशियों को चुना है। आम आदमी पार्टी की बात की जाए तो काफी सोच समझकर उन्होंने भी अपने प्रत्याशियों को उतारा है। कई बार हमने ऐसा भी देखा कि जब प्रत्याशियों को उतार दिया गया, लेकिन फिर उसके बाद दूसरे प्रत्याशियों का नामों का ऐलान वहां पर कर दिया गया। यानी कि साफ तौर पर यह नजर आ रहा है कि 2024 का जो रण है वो सभी के लिए कितना ज्यादा चुनौतीपूर्ण बना हुआ है, और सभी पार्टियां इस रण को जीतने के लिए पुरजोर कोशिशें भी कर रही हैं। वहीं पर अपने प्रत्याशियों के नामों का जब ऐलान किया जा रहा है तो उसके लिए भी पार्टियां काफी सोच समझ रही हैं। सोच समझकर उन जो प्रत्याशी है उनके नामों का ऐलान किया जा रहा है। वहीं पर अगर यूपी की बात की जाए, क्योंकि कहा जाता है कि दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर गुजरता है, तो इसी के लिए आज 14 लोकसभा सीटों पर आज चुनाव होने वाले हैं, जिस पर सभी की निगाहें बनी हुई है। तो यानी कि काफी कांटे की टक्कर भी देखने को मिल रही है। चुनावी मैदान में प्रत्याशियों ने अपना दमखम भी दिखाया है, तो वहीं पर चुनाव प्रचार करते हुए भी नजर आए हैं। लेकिन अब ईवीएम में आज उनकी किस्मत कैद हो जाएगी। और चर्चा के लिए हमारे साथ रिपोर्टर्स भी जुड़ गए। हमारे श्रावस्ती यूपी से प्रदीप गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए, हमारे रिपोर्टर। तो वहीं पर न्यूज रूम से पूजा हमारे साथ लाइव जुड़ गई है। पूजा, सबसे पहले रुख आपका करना चाहूंगी, दिल्ली में अगर देखा जाए कितना वोटर टर्नआउट हुआ है, और सबसे ज्यादा अगर वोटर में उत्साह देखा जाए कितना ज्यादा देखने को मिल रहा है? देखिए बबीता, अगर बात करें हम चुनाव की तो खासकर दिल्ली में जो है वो जोश आपको शुरू से देखने को मिलेगा कि सुबह 9 बजे तक जो है यहाँ पे 8% लगभग जो है वोटिंग हो चुकी है। और जो दिल्ली का जिस तरह से पारा हाई हो रहा है, लोगों में जो है वह चुनाव को लेकर जो उत्सुकता कहते हैं, वो उत्साह कहते हैं, वो भी यहाँ पे सुबह से ही हाई जो है वह दिखता नजर आता है। आपको बता दें कि जानकारी ये मिली है कि जो गांधी परिवार हैं, प्रियंका गांधी हैं, उनके बच्चे जो हैं वो भी वोट कर चुके हैं सुबह सुबह ही। और इसके साथ जो वोटर्स की जो तादाद है वह तमाम बूथों पर, तमाम मतदान केंद्रों पर जो है वह मिलती नजर आ रही है। जो उत्साह है वो इतनी ज्यादा गर्मी के बावजूद, चूंकि आप जानते होंगे कि नई दिल्ली जो क्षेत्र है, खास करके जो पूरा दिल्ली एनसीआर क्षेत्र है, उसमें जो गर्मी जो है वह अब बिल्कुल अपने हाई कमान पे है। और इस गर्मी में भी वोटर्स के बीच जो उत्साह देखने को मिल रहा है वो अपने आप में ही काफी प्रभावशाली नजर आता है 24 लोकसभा चुनाव में बबीता। यानी कहा जा सकता है पूजा की जो सूर्य की तपिश है वो कहीं ना कहीं उत्साह को कम नहीं कर रही है, बल्कि और ज्यादा बढ़ा रही है इस बार। प्रदीप, क्योंकि यूपी की अगर बात की जाए, जिस तरह से पूजा ने दिल्ली की बात बताई है, दिल्ली में तो लोगों के दिल में बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जिस तरह, हालांकि हलचल भी मची हुई है एक तरह से, लेकिन उत्साह भी कम नहीं हो रहा है। यूपी की अगर बात की जाए तो टर्नआउट कितना अभी तक हुआ है? देखिए, श्रावस्ती जनपद में सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो गया है।
मतदान करने के लिए मतदाता काफी संख्या में लंबी लंबी कतार लगाए हैं और यहाँ पे इतनी कड़ी धूप में मतदाताओं का कतार टूटता हुआ नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि मतदाता, जैसा कि चुनाव आयोग ने कहा था कि पहले जलपान फिर मतदान, वो नजारा यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि लोग पहले मतदान फिर जलपान कर रहे हैं। लेकिन सुबह से ही उनका नजारा यहाँ देखने को मिल रहा है, कतार उनका टूटता हुआ नजर नहीं आ रहा है और यहाँ जो टक्कर देखने को मिल रहा है वो कांटे की टक्कर देखने को मिल रहा है, क्योंकि सपा से एक तरफ इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी राम शिरोमणि वर्मा है तो दूसरी तरफ बीजेपी प्रत्याशी साकेत मिश्रा है। जी पूजा, क्योंकि अगर देखा जाए खासकर वैसे तो दिल्ली पर सभी की निगाहें बनी हुई है, 7 के 7 सीटों पर आज चुनाव होने जा रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो निगाहें बनी हुई है वो नॉर्थ ईस्ट दिल्ली पर बनी हुई है, जहां पर अगर देखा जाए मनोज तिवारी बनाम कन्हैया जो है कुमार हो रखे हैं, तो कितना कांटे की टक्कर इस बार देखने को मिल रही है। देखिए बबीता, जब हम इसे ग्राउंड पे भी कवर कर रहे थे तो उस वक्त भी जो ये जोश था कन्हैया कुमार वर्सेस मनोज तिवारी में, वो अपने आप में काफी उम्दा था। अब इसके कई कारण हैं। देखिए दोनों जो हैं वह खासकर बता दें कि उत्तर पूर्वी क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है दिल्ली का जहां पूर्वांचल, आपको कहें कि बिहार के, यूपी के जो साइड के जो वोटर्स हैं वो आपको बहुत अधिक संख्या में मिल जाएंगे वहां पे। और जो मनोज तिवारी का अपना एक दबदबा है, चूंकि भोजपुरी इंडस्ट्री से आते हैं, लोगों के चहीते हैं, उनकी फिल्में जो है लोग काफी पसंद करते आते हैं शुरू से ही। इधर कन्हैया कुमार अपने आप में एक बेहतरीन वक्ता और बिहार की राजनीति में भी सक्रिय रहे हैं, तो ऐसे में दोनों ही पूर्वांचल से हैं, दोनों ही बिहारी हैं और उत्तर पूर्वी जो दिल्ली का वो क्षेत्र है वह अपने आप में एक कहें तो स्पेशल सीट हो जाता है दिल्ली का। और लोगों की नजरें इसीलिए भी उस सीट पे अधिक है क्योंकि दोनों ही जनता के चहीते हैं, दोनों ही जोश से भरे हुए हैं कि काम को लेकर बात करें या फिर बात करें कि लोगों की चीजों को सामने लाने की। तो उधर कन्हैया कुमार अपने आप में जो है मजबूत कैंडिडेट के रूप में नजर आते हैं, उधर मनोज तिवारी भी अपने आप में मजबूत कैंडिडेट के रूप में नजर आते हैं। तो मैं तो इतना कहना चाहूंगी कि इस बार दोनों के बीच में ही कांटे की टक्कर होने वाली है। अगर देखा जाए कन्हैया कुमार की छवि और मनोज तिवारी की छवि अगर देखा जाए तो जमीन आसमान का फर्क नजर आ जाता है, क्योंकि लगातार 2 बार सांसद भी रह चुके हैं मनोज तिवारी और दोबारा से बीजेपी ने उन्हीं पर भरोसा जताया, तीसरी बार उतार रहे हैं, यानी कि हैट्रिक लगाने के मूड पर है पूरी के पूरे बीजेपी। लेकिन अगर कन्हैया कुमार की बात की जाए तो देश विरोधी नारों की छाप उन पर है, तो क्या इसका प्रभाव भी इस बार चुनावों में देखने को मिलेगा? जनता में कहीं ना कहीं नाराजगी भी है इसको लेकर भी। और एक बड़ा मैं एक और चीज ऐड ऑन करना चाहूंगी, एक बड़ा वाकया भी अभी हमने देखा था हाल ही फिलहाल में कि जिस तरह से चुनाव प्रचार कर रहे थे और उस दौरान जो है कन्हैया कुमार पर हमला भी किया जाता है सिर्फ इसी चीज को लेकर। देखिए बबीता, जब हमने बात करी है उत्तर पूर्वी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र की, तो मनोज तिवारी और उधर कन्हैया कुमार दोनों ही स्ट्रांग कैंडिडेट है, जैसा हम सभी जानते हैं। देखिए जब चुनावी माहौल होता है, जो ये राजनीति जो हम देखते हैं, तो उस वक्त जनता की कौन पसंद हो जाए, जनता का पसंद कौन हो जाए, इस बारे में अनुमान लगाना थोड़ा मुश्किल सा हो जाता है। क्योंकि देखिए कोई भी पार्टी जो है उसी व्यक्ति को जो है अपने कैंडिडेट के रूप में चुनती है जिसे लगता है कि जनता पर वह छाप छोड़ेगा। कन्हैया कुमार की बात करें तो जेएनयू के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं, तो जो युवा वर्ग है उनसे काफी प्रभावित है। हाँ, हालांकि ये देखा जा रहा है, कई समय से ये देखा गया कि कंट्रोवर्सीज में रहे हैं कन्हैया कुमार, इसको लेकर भी उन पर सवाल उठे हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है चूंकि हमने उत्तर पूर्वी क्षेत्र ग्राउंड पे जाके कवर किया है, इस बार लोग जो है वह चाह रहे हैं कि काम को लेकर जो है वो वोट किया जाए। मनोज तिवारी से थोड़े नाखुश नजर आते हैं उत्तर पूर्वी क्षेत्र के लोग, तो इस बार चाहते हैं कि चाहे वो कन्हैया कुमार हो या किसी भी कैंडिडेट को, वो इंडी गठबंधन की तरफ से अगर कोई भी खड़ा होता तो वो इस बार जो है वो अपना सांसद बदलना चाहते। तो ये मूड है इस बार उत्तर पूर्वी दिल्ली बिल्कुल, और जनता जनार्दन है और काफी सोच समझ के अपने सांसदों को भी चुनना चाहेंगे और वो भी जानती है कि अगर सांसद चुना है तो अगले 5 सालों तक कोई शिकायत नहीं हो सकती है। और उसके अलावा भी अगर देखा जाए कि कितना विकास किस सांसद ने किया है वो सब जानती है, क्योंकि पब्लिक है, सब जानती है। अगर प्रदीप यूपी की बात कर ली जाए, यूपी में आज जो है कई ऐसी हॉट सीट है जिस पर सभी की निगाहें भी बनी हुई है। सुल्तानपुर हो गया, आजमगढ़ की भी अगर बात कर ली जाए, काफी कांटे की टक्कर यहाँ पर देखने को मिल रही है। और अगर निरहुआ की बात की जाए, एक बार उपचुनाव भी जीत चुके हैं। देखिए बिल्कुल बता, आपको बता दूं यहाँ से श्रावस्ती लोकसभा से पिछले 5 वर्ष पहले जो है बसपा से राम शिरोमणि वर्मा सांसद हुए थे, लेकिन उनका काफी विरोध भी हो रहा है क्योंकि लोगों का कहना है कि वो 5 साल बीत जाने के बाद वो क्षेत्र में नहीं दिखाई पड़े हैं, क्योंकि अब वो गठबंधन से सपा प्रत्याशी के रूप में आ चुके हैं।
इसलिए और साकेत मिश्रा को जो है काफी ये पढ़े लिखे हैं, विदेश के बैंकर्स में काम भी कर चुके हैं, और क्योंकि प्रधानमंत्री के जो है विशेष सचिव रहे नितिन मिश्रा के बेटे भी हैं, इसलिए लोग उनको यहाँ से सांसद बनाना चाहती है। तो प्रदीप, इस बार क्या कहा जाए, नाम पर वोट मिलेगा या काम पर वोट देगी इस बार जनता? जाति वाले ही या इस बार भी कार्ड चलेगा, या फिर काम को लेकर इस बार जनता सजग है कि काम को लेकर ही वोट देंगे, साफ कह देती है? मतदाताओं का मुख जो देखने को मिल रहा है, उनका साफ तौर से कहना है कि मैं एक अच्छी सरकार चुनना चाहता हूं, और जो भी विकास करेगा, मैं विकास के मुद्दे पे यहाँ मतदान करने आया हूँ। प्रदीप, यहाँ पर एक और चीज ऐड ऑन करना चाहूंगी, क्योंकि अगर इस बार धर्मेंद्र यादव यहाँ पर चुनावी मैदान में उतरे हैं और 2022 के उपचुनाव में निरहुआ से हार भी गए थे वो, और इस बार भी कांटे की टक्कर निरहुआ और धर्मेंद्र यादव के बीच में ही है, तो क्या कहा जाए, क्योंकि परंपरागत सीट है आजमगढ़ सपा की, बचा पाएगी या नहीं बचा पाएगी, जनता का मूड क्या कह रहा है? देखिए, बिल्कुल अगर आजमगढ़ की बात की जाए तो जनता का मूड इस बार जो है निरहुआ से काफी नाराजगी भी वहाँ देखने को मिल रही है, क्योंकि वहाँ का जैसा कि वहाँ का माहौल देखने को मिल रहा है, वहाँ सीधा लोगों का कहना है कि निरहुआ ने वहाँ कोई भी विकास नहीं किया है। जी, तो अगर अन्य सीटों की बात की जाए, अगर हॉट सीटों की बात की जाए, चाहे वो सुल्तानपुर हो, चाहे वो डुमरियागंज हो, तो डुमरियागंज में क्या समीकरण कह रहे हैं? देखिए, डुमरियागंज की बात की जाए तो डुमरियागंज भी वहाँ एक हाथ सीट माना जा रहा है, और डुमरियागंज से भी वहाँ बीजेपी के ज्यादा संभावना है बीजेपी सीट निकलने के लिए। तो प्रदीप, क्योंकि अगर देखा जाए पिछली बार के अगर मुकाबला देखा जाए और इस बार जो है जगदम्बिका पाल यहाँ से उतरे हुए हैं, तो यहाँ पर अगर 80 का, क्योंकि एक टारगेट लेके चल रही है बीजेपी, क्या 80 का वो टारगेट इस बार अचीव कर पाएगी या नहीं कर पाएगी? देखिए, जैसा कि यहाँ बीजेपी का अब की बार 400 पार जो नारा चल रहा है, वो अब ये कहाँ तक 80 सीटें बीजेपी जीत पाती है, या अखिलेश यादव का कहना है कि 80 में 79 सीट मैं जीत रहा हूँ और एक सीट जो है वो मैं हार रहा हूँ। अब ये तो 4 जून आने वाले 4 जून को ही पता चल पाएगा कि बीजेपी के खाते में ये 80 सीट जाती है या फिर इंडिया गठबंधन के खाते में जाती है। ठीक, पूजा, अगर बात की जाए, क्योंकि यहाँ पर जिस सीट की हम लोग बात कर रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट की हम खासकर बात कर रहे हैं, क्योंकि काफी दिलचस्प मुकाबला भी है मनोज तिवारी और कन्हैया कुमार के बीच में। तो अगर देखा जाए नॉर्थ ईस्ट दिल्ली, जहाँ पर मुस्लिमों की आबादी काफी ज्यादा भी और लगातार बढ़ भी रही है, और वहीं पर अगर इस महीने की शुरुआत में जब पीएम नरेंद्र मोदी की इकोनॉमी की एडवाइजरी काउंसिल की एक स्टडी से भी ये पता चला था कि जो है मुसलमानों की आबादी लगातार बढ़ती जा रही है, वहीं पर हिंदुओं की आबादी लगातार घटती जा रही है, क्या इसका प्रभाव भी यहाँ पर देखने को मिलेगा? देखिए बबीता, आपको बता दें कि देखिए, जब भारत में चुनाव की बात होती है तो जो एक वर्गीकरण है जातियों के आधार पे वोटों का बंटवारा, ये हमें शुरू से ही देखने को मिल रहा है। हम अगर 1991 की बात करें, जो पहली बार वोट जो दिया गया था भारत में इंडिपेंडेंस के बाद, जो स्वतंत्रता के बाद, तो उस वक्त भी जो है ये चीज़ देखने को मिली थी कि लोग जाति के आधार पर वोट दे रहे हैं, या फिर अब देखिए ये चीज़ शुरुआत वहीं से हुई है। अब जाति के आधार पर भी वोट इसीलिए भी देने की शुरुआत हुई क्योंकि उनके नेता उनके ही समाज के लोग थे जो जिन्होंने उनका काम करवाया। तो लोगों का जो विश्वास है और जो लोगों का जो एक कह सकते एक ट्रस्ट बना, वो बनता चला आ रहा है, और हम ये 70, 75, 76 सालों में जो है वह देख रहे हैं। खास करके हम बात करें अगर बिहार की, यूपी की, तो इन सब क्षेत्रों में अधिक देखने को मिलता है। उधर दक्षिण भारत का भी यही हाल है। तो अगर आप कह रहे हो कि जो जैसा कि आप क्या मतलब डेटा बताता है हमारा कि जिस तरह से उत्तर पूर्वी दिल्ली की बात करें कि वहां पे मुसलमानों की संख्या बढ़ रही है और जो पूरा क्षेत्र ही है उनमें मुसलमानों का दबदबा है, तो आपको बता दें बबीता कि बिल्कुल है ऐसा जो है वह देखने को मिल रहा है इस बार। और लेकिन जिस तरह से मुसलमानों के को लेकर लगातार जो है बीजेपी की तरफ से भी जो स्टेटमेंट सामने आ रहे हैं, क्या उसका नुकसान भी इस बार बीजेपी को उठाना पड़ सकता है? देखिए बबीता, ये तो शुरू से ही रहा है कि एक तरह से जब संघ की बात होती है, बीजेपी की बात होती है तो संघ की बात होती है, और मुसलमान थोड़े से जो है वह अपने आप को छिटपुट महसूस करते हैं बीजेपी के साथ, तो थोड़ा सा वो असहज भी महसूस करते हैं कि वोट जो है वह ना डाले बीजेपी को, या कांग्रेस की तरफ ज्यादा मुखर नजर आते हैं। इधर यूपी की बात करें तो यहाँ भी आपको जो मुस्लिम वोट्स हैं वो भी बढ़ते नजर आते हैं। तो तमाम तरह की जो वर्गीकरण की बातें होती हैं वो तो चल ही रही होती है देश में, तो थोड़ा
सा है, इस बार भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस तरह का जो असंवेदनशील भाषण आप कह सकते हैं वो दिया, जैसे आपने भी सुना होगा, जानकारी हम सभी को है। तो थोड़े से जो मुस्लिम वर्ग के लोग हैं वो इस बात से नाराज हैं और देखा जाए तो वोटों का बंटवारा जो है इस बार वह हो पॉसिबिलिटीज हैं ऐसी कि थोड़ी सी नाराजगी जताते हुए जो मुस्लिम वर्ग हैं वह बीजेपी की तरफ ना झुके। हालांकि आपको बता दें कि मुस्लिम महिलाओं की बात करें तो उनको जो है वह साइलेंट वोटर्स कहा जाता है। महिलाओं की बात करते हैं तो वो तो साइलेंट वोटर्स हैं ही, लेकिन कई मुस्लिम महिलाएं ऐसी हैं जो बीजेपी के बहुत सारे कामों से काफी खुश नजर आती हैं। अब 3 तलाक की बात कर लें तो इनसे जो है मुस्लिम महिलाएं खुश हैं। तो ऐसा भी कहा जा रहा है और कई राजनीतिक विशेषज्ञ कहते हैं कि जो मुस्लिम महिलाएं हैं वो हो सकता है कि बीजेपी को साइलेंटली वोट कर रही है। बिल्कुल, और इस बार जो स्वाति मालीवाल का जो मुद्दा भी इतना गरमाया हुआ है उसका भी कहीं ना कहीं बीजेपी ये सोच रही है फायदा उन्हें मिलता हुआ नजर आएगा। तो प्रदीप, क्योंकि अगर यूपी की बात की जाए, खासकर श्रावस्ती की बात की जाए, क्योंकि वहां पर भी चुनाव चल रहे हैं, आज मतदान केंद्र तक मतदाता पहुंच भी रहे हैं, तो अगर श्रावस्ती की बात की जाए मुद्दे क्या कुछ रहने वाले हैं और किसको कितनी बड़ी चुनौती मिलने वाली है? देखिए, अगर मतदाताओं से जब बात किया गया तो मतदाताओं का साफ तौर पे कहना है कि हम एक अच्छी सरकार चुनेंगे और एक विकासशील सरकार चुनेंगे जो विकास करेगा। क्योंकि जो 5 साल यहाँ से सांसद थे वो सांसद का लोग विरोध भी कर रहे हैं। उनका साफ तौर से कहना है कि 5 साल जो सांसद थे वो कभी यहाँ नहीं आए, लेकिन इस बार जो भाजपा के प्रत्याशी बनाए गए हैं वो काफी पढ़े लिखे हैं और वो विकास करेंगे, इसलिए हम उन्हीं एक भाजपा की सरकार चुनना पसंद करेंगे। लेकिन यहाँ पर देखा जाए, अगर श्रावस्ती की ही बात कर ली जाए, क्योंकि बसपा भी चुनावी मैदान में उतरी है और कई जगहों पे ऐसा है कि त्रिकोणीय मुकाबला भी देखने को मिल रहा है। क्या बसपा से सपा को कहीं ना कहीं चुनौती मिलती हुई नजर आ रही है यहाँ पर भी? देखिए, बिल्कुल, बसपा से जो कैंडिडेट यहाँ उतारे गए हैं वो अलीमुद्दीन खान, वो दर्दन खान है, क्योंकि वो उन्होंने बीएसपी से ही विधानसभा में चुनाव लड़ा था और मुस्लिम मतदाताओं को जो है काफी अपने उससे किया था। लेकिन इस बार बसपा ने उनको लोकसभा सांसद प्रत्याशी उतारा है। अब देखना है कि क्या मुस्लिम कैंडिडेट, क्योंकि मुस्लिम कैंडिडेट सपा में भी जाएंगे और कुछ बसपा में भी जाएंगे। अब देखना पड़ेगा कि क्या कुछ खासा असर मुस्लिम, यानी कि कहा जा सकता है प्रदीप चुनौती काफी है यहीं पर। जिस तरह से बसपा ने अपने कैंडिडेट्स उतारे हैं, काफी सोच समझ के भी उन्होंने अपने कैंडिडेट्स उतारे हैं और किस तरह से जातीय जो है प्रभाव वहां पर है उस तौर पर उन्होंने उसी को देखते हुए अपने प्रत्याशियों को उतारा भी। अब देखने वाली बात होगी कि सपा के लिए कितनी बड़ी चुनौती है और बीजेपी के लिए कितना ज्यादा फायदेमंद होने वाला है। पूजा, अगर नई दिल्ली की बात की जाए, क्योंकि नई दिल्ली पर भी काफी ज्यादा नजर बनी हुई है सभी की, और नई दिल्ली में और बांसुरी स्वराज वहां से उतरी है, पहली बार चुनावी मैदान में उतरी है। सुषमा स्वराज की बेटी भी है और पहली बार चुनाव भी लड़ने जा रही है। क्या कहा जा रहा है, क्योंकि काफी बड़ा इस बार जो है चुनौती उनको भी मिलने वाली है? देखिए बबीता, जब बांसुरी स्वराज का नाम आता है तो अपने आप में सुषमा स्वराज की छवि जो है वो सामने आ जाती है, क्योंकि सुषमा स्वराज की वह पुत्री हैं, एक जो है वह काफ़ी अच्छी वकील हैं और पहली बार जो है वह राजनीति में उतर रही हैं और राजनीति की शुरुआत जो है उनकी आप कह सकते हैं कि बेहतरीन हो रही है। लोकसभा चुनाव से उनकी जो है राजनीति की शुरुआत हो रही है। तो आप उनके इंटरव्यूज़ देखेंगे, जिस तरह से वो जनता में जोश भरती नजर आई हैं चुनाव प्रचार के दौरान। उन्होंने मीडिया से मुखर हुई हैं, लोगों की बातें उन्होंने सुनी हैं और जो वो कहते हैं ना कि ग्राउंड में जाकर वो तपती धूप में, इस गर्मी में जाकर लोगों के मुद्दे के बारे में चर्चा करना, तो बांसुरी स्वराज जो है वह जो चुनावी प्रचार से लेकर अपनी जो छवि है उसको मजबूत बनाने में उन्होंने काफी काम किया है इस पर। लेकिन और यहाँ पर देखने वाली बात ये भी है कि जो सोमनाथ भारती को आम आदमी पार्टी ने उतारा है वो केजरीवाल सरकार के मंत्री भी रह चुके हैं और जल बोर्ड के उपाध्यक्ष भी हैं, तो एक बड़ा कड़ा मुकाबला जो है सोमनाथ भारती भी उन्हें देते हुए नजर आ रहे हैं। जी देखिए, और देखिए यहाँ पे जब आप बात करते हैं तो 2 वकीलों की टक्कर है यहाँ पर, और जब 2 वकीलों की टक्कर है, इधर सोमनाथ भारती भी वकील हैं, इधर बांसुरी स्वराज भी हैं, वो भी वकील हैं, और 2 वकीलों की टक्कर है, तो ये कांटे की टक्कर तो है ही। अब देखिए, बीजेपी ने बांसुरी स्वराज पे जो है विश्वास जताया है और इधर सोमनाथ भारती पे आम आदमी पार्टी, अगर हम इंडी गठबंधन की बात करते हैं, उन्होंने विश्वास जताया है, तो दोनों में तो काफी टक्कर नजर आती ही है। और साथ में ये भी नजर आता है कि किस तरह से जो है वह, अगर हम समीकरण की बात करते
हैं, अगर हम वोट जो है वो बंटवारे की बात करते हैं, तो दोनों ने अपने अपने जो वोटर्स हैं वो चुनावी प्रचार के दौरान ही जो है वो साध लिए हैं, क्योंकि यही कहना चाहेंगे कि आखिरी वक्त जो है पता नहीं चल रहा होता है कि वोटर्स जो है वो किसकी तरफ ज्यादा झुके हुए हैं, किसकी तरफ उनका ज्यादा इंक्लिनेशन है। लेकिन यहाँ पे पूजा ये भी बात सामने आ जाती है कि वो पहली बार चुनाव लड़ रही हैं, राजनीति में उतरे, दूसरी तरफ एक ऐसी पर्सनालिटी जो पहले से चुनाव लड़ते आ रहे हैं। जी, तो देखिए बबीता, जब बात होती है कि जो पहली बार चुनाव लड़ रहा है और जिसकी राजनीति में बहुत ज्यादा पैठ है, क्योंकि वक्त उसने राजनीति को बहुत दिया है, लेकिन आपको बता दें कि जनता जो है वह काम पे भरोसा करना जानती है, और इस बार जो 24 का चुनाव है वो इसी मुद्दे पर हो रहा है। तो ऐसी संभावनाएं हैं कि जनता बांसुरी स्वराज में अपना भरोसा जताए। चूंकि जो सोमनाथ भारती की बात करें तो उनके पास भी वो भीड़ है जो जनता को भरोसा दिला रही है कि किसके काम पर ज्यादा जो है भरोसा करना चाहिए जनता को। बिल्कुल, और देखने वाली बात ये होगी कि जिस तरह से बीजेपी ने अपने कैंडिडेट्स उतारे हैं, इस बार नाम पर वोट मिलेगा या फिर काम पर वोट मिलेगा बीजेपी को, और इस बार जिस तरह से हैट्रिक बनाने की बात बीजेपी कर रही है वो कितना ज्यादा वो दावे मजबूत होते हुए नजर आ रहे हैं, क्लीन स्वीप की वो बात कर रही है। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया पूजा आपका इन तमाम जानकारी के लिए, और बाकी हमारे संवाददाताओं का भी बहुत बहुत शुक्रिया। पल पल के आपको अपडेशन देते रहेंगे, चुनाव से जुड़ी हुई देखते रहिए AMV नेटवर्क। नमस्कार।